खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद कादी। नाज़रीन, सानिया बल्दिया फैक्ट्री के में क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए हैं? 2 लोगों को सज़ाए मौत हुई है, बाकी लोग फरार हैं, मगर क्या जो बाहर से बैठ के हुक्म दे रहे थे क्या उन तक हम पहुँच पाएंगे? इस हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन की जमातों का जो मार्च है वो मार्च कहाँ से शुरू होगा? जी वो गरीब किस्म की थेरीज आ रही हैं। इधर से जो है वो PTM निकलेगी, उधर से सिंध से कौन निकलेगा, ये एक कहानी पेश की जा रही है। भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछेंगे इसमें कितनी हकीकत और क्या लोग आएंगे इनके साथ, अगर आएंगे तो क्या इसमें तब्दीली आएगी? ज़रूरत से ज़्यादा बिजली क्यों बनाई जा रही है? कोई प्लानिंग नहीं थी। 35,000 जो मेगावाट हमने प्रोड्यूस कर लिए, ज़रूरत हमारी इतनी है नहीं, मगर हमने बिजली के पैसे ज़रूर देने हैं। पहले बिजली नहीं थी तो हम ख्वार हो रहे थे, अब ज़्यादा बनवा रहे हैं। कहाँ है प्लानिंग? सोए रहते हैं। उसके साथ साथ जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है और पुलिस कहाँ पे है, किस समाज में किस तरह से हम ये जुर्म बढ़ता भट्टी साहब चला जा रहा है। मगर भट्टी साहब, सानिया बल्दिया फैक्ट्री अब तो बड़ी खुल के सामने बातें आ गई। 20 करोड़ रुपया मांगा था उन्होंने, नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो ये ज़रा इस पर ज़रा कमेंट करें ना कि क्या हमारा समाज कहाँ पहुँच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, एक तो मेरी नहायत अदब एहतराम से इस मुल्क में इंसाफ का नाम लेना छोड़ दें। इंसाफ है ही नहीं, मेरिट है ही नहीं। ये ज़ुबैर चिड़िया या भोला अकेला आग लगा गया था। ये तो करिंदे थे। 20 करोड़ किसी ने मांगे, तो ये तो किराए का कहा था 500,000 रुपया लेके जाने वाले। 8 साल आपने 250 लोगों के घरों में मातम बिछाए रखा और इतना लूला लगड़ा इंसाफ किया कि उनकी रूहें कांप उठी होंगी। उतना जलने की उन्हें तकलीफ नहीं होगी जितनी इस फैसले पे होगी। और भाई असल ट्रेस तो ये करना था, किसने 20 करोड़ मांगा, पीछे बड़ी ताकत कौन है? MQM सेक्टर लेवल पर मूव करती थी, आता हुक्म से था। आपने तोमाद सिद्दीकी गायब है, उसके बाद रऊफ साहब जो थे वो जमानत पे हैं, बरी हो गए। नहीं, वो 5-6 लोग तो बरी कर दिए हैं। वो 2 बंदे मैं चैलेंज करूं इन्हें लाएं। ये अकेले 250 बंदे को जलाना है क्या? 3 बंदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक पूरी चेन थी, एक कड़ियों से कड़ियाँ मिली हुई थी। स्टोरी पे मैंने काम भी किया हुआ, लेकिन आज फैसले के बाद मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब तुसी ठीक कहते हो। ये नहीं, वो जमानत पे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब। तो रऊफ सिद्दीकी मेरा ख्याल बरी हो गए हैं। 2-3 बंदे इश्तिहारी हैं। आज जो फैसला होगा ना उसके तहत वो उसमें मोहतरम बाइज्जत बरी हो गए। उनका कोई इज्जत के साथ बोला। और ज़ुबैर चिड़िया साहब जो हैं जेल में कैद हैं। हमाद सिद्दीकी और उमर हसन कादरी साहब गायब हैं। जो देखें इसमें भट्टी साहब ने तो बड़ा वो अपना वो गुबार सही निकाला है। मैं बिल्कुल 200% इनके साथ हूँ। मेरा ख्याल है इससे कम अज़ कम हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, हम अदालत पे तो तनकीद नहीं करते, अदालती निज़ाम कह लें, तफ्तीश का निज़ाम कह लें, पुलिस कह लें, जो JAT जो इस पर बैठी थी, जो कमीशन बैठा था, उनमें ये चीज़ें आ गई थी कि ये कहीं पहली तो बात यह है कि ये अदालत ने मान लिया कि ये टेररिज्म है। और आपके लिए इतला होगी ये पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, जिसमें 280 लोग मजदूर, क्योंकि गरीब थे, क्योंकि भट्टी साहब यही वजह बनती है ना, मजदूर जेले हैं ना, 150 रुपया लेने वाले, इसीलिए तो इनका रंग आ गया ना। और यार ये मुझे मलिक साहब बता दें, कराची का सिस्टम आप जानते हैं जो 8 साल पहले था, वहाँ कोई 2 मोहल्ले गली के बंदे जाके इस तरह आग लगा के मैनेज करके कह के लगा के कर सकते हैं जब तक पीछे पुश्त बनाई पे हालात ना हो। भट्टी साहब मैं कसम खा रहा हूँ ये वाक़या ऐसा है जिस तरह आप सचमुच, मेरे ख्याल में कोई इंसान मुर्गियों को नहीं इस तरह जला सकता कि जो जलाने वाला जो केमिकल फेंक के वो चरस का सिगरेट पी के ऊपर जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। 280 लोग मर रहे हैं। ज़रा आप तसव्वुर करें, अल्लाह माफ़ी दे, ये पाकिस्तान का, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है और आपको मास्टरमाइंड का नहीं पता। ना हमारी तफ्तीश हुई है, ना इंसाफ हुआ है, वो इंसान था। और फरोग नसीम साहब मज़े की बात जो है, मज़े की बात है। बट इस मुल्क में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हर माफिया के पीछे, हर माफिया जालसाज दानिश के पीछे कोई ना कोई सुपर पावर है, ताकत है। अकेला आदमी फ्रॉड कर ही नहीं सकता। वो तो कहते हैं जी जो ये गोल में रखते हैं ऐसे करप्ट लोगों को, इस दानिशमंद फर्क को। ये क्या मजाक बनाया हुआ? जो तुम्हारा दिल करता करते हो। कौम को बेवकूफ बनाया, कभी इंसाफ के नाम पे लूटते हो,
कभी भूख के नाम पे लूटते हो, कभी जमहूरियत के नाम पर लूटते हो। फरूक नसीम साहब भी वकील रहे इसमें, वो तब ना अपना अल्ताफ हुसैन साहब को वो नेल्सन मंडेला करार दिया करते थे। नहीं, नेल्सन मंडेला होगा अल्ताफ हुसैन। सानिया मार्डन कहाँ गया, सानिया साहिवाल कहाँ गया? वो क्या, ये तो जानवर भी इस तरह नहीं करते। जानवरों, यानी जानवर कहना भी मुझे जानवरों की तौहीन लगती है। सवाल सिंपल एक था जी, मास्टरमाइंड कौन है? आप इस पे एक दिन बोलते रहे, 2 दिन बोलते रहे। सिंपल सवाल था कि हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस, हमारे अदालती निज़ाम, हमारे वकला सब की ईमानदार है। एक सवाल था सिर्फ जिसका हमें जवाब चाहिए था, हु इज़ द मास्टरमाइंड, वो मुझे बता दें, फैसले में कहाँ है। बस इतनी सी बात है। मतलब ये आपने पॉलिटिकल आउटफिट वहाँ बनाए थे, ये सियासत थी बाकी। ये तो टेररिज्म है। अब तो आपकी अदालत ने कहा कि ये आग लगी नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, ये लगाई गई है। काजी साहब अंदाजा लगाएं, 280, मेरा नहीं ख्याल। मैं एक बात सोच रहा हूँ, मुझे एक बात का मलिक साहब आप भी और आप भी जवाब दें यार, ये क्या माइंड सेट है? 280 लिविंग इंसान, ये किस किस्म के लोग थे जो मुसल्लत किए गए सियासत के नाम पर इस मुल्क में? और ये वार्निंग आप दे रहे हैं कि यहाँ हमें पैसे दे दें तो यहाँ इसमें से हिस्सा दे दें, तो नहीं तो आपके साथ। यार वो दरिंदे थे, वो कातल थे, उन्हें इंसान कहना इंसानियत की तजरीर है। इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी ना, वो तो मेरे मुहाफ़िज़ थे ना, JID तो बनी थी ना, फैसला भी तो आया है ना। मुझे, मैं कातल का क्या शिकवा करूं जब मेरा चौकीदार, मुझे पता है माफिया कहाँ कहाँ सरवाइव कर रहा है। जितना बड़ा माफिया है, मनी लॉन्डर है, बैग पे कोई ना कोई ऐसी ताकत है कि आपके पर जलते हैं। मुझे कल सच ख्वाब आया, अल्लाह रहम करे मलक साहब, बड़ा खौफनाक सा, जैसे इस्लामाबाद में नहीं वाक़या हो रहे, मैं आ रहा था तो मेरे पीछे 2-4 लोग लगे हुए, वो तो अचानक टेलीफोन की बैल आई तो जाग खुल गई। अल्लाह रहम करे, ये ख्वाब अच्छे नहीं थे। ख्वाब तो वैसे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती तो, वरना अदरवाइज मैं पे शनाख्त करता कौन थे। अच्छा बेकरी वाला था बेचारा, फौत हो गया कि मेरा भी जानने वाला था। भट्टी साहब ऐसे ये ख्वाब तो काफ़ी लोगों को आ रहे हैं कल साफ़ी हुए। यार मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, वो सारे बड़े सहाफ़ी हैं, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। काजी साहब तो सोते मैं नहीं, तो हैरान हूँ काजी साहब, जिस तरीके से कर रहे थे ना, मैं क्या यार क्या कर लोगे, मैक्सिमम क्या, बस अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ही माफ़ करता, अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है, वो कुल कायनात का रब है, वो हर ताकतवर का रब नहीं है, वो जो उसको नहीं मानता उसका भी रब है। लेकिन इस तरह ज़बानबंदी नहीं होगी, इंशाल्लाह कभी ज़बानबंदी नहीं होगी, और हम हमेशा सच कहते रहेंगे और कोई चीज़ हमें डैटर नहीं कर सकती। बट साहब मैं आता हूँ अगली, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एक थेरी जो है चलाई जा रही है, उधर से आप निकलोगे उधर से वो निकलेगा, जनाब मिशन मार्च होगा, उसमें जो है जो जी नेशनलिस्टों को हम लेके चलेंगे फिर इकट्ठे इस्लामाबाद की तरफ, इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए प्लानिंग उनकी खौफनाक है, लेकिन मैं समझता हूँ किसी वक्त भी है नारो हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन अवाम की जदोजहद नहीं कर रही, जुल्म के खिलाफ इकट्ठी नहीं हुई, ना इंसाफियों के खिलाफ नहीं इकट्ठा हो रही, अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए इकट्ठा हुई है। अभी तक इनकी प्लानिंग क्या है कि पंजाब को लीड करेगी मुस्लिम लीग नून, अगर डील ना हुई मैं ये इन सूरतों में, सिंध में मुसीबत डालेगी पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान में कुछ अलादगी पसंद लोगों से भी इनके राब्ते हैं, KPK में मौलाना फजलुर रहमान मदरसों के तलबे इल्म मांगे, और वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ सबसे बड़ा इज्तिमा करेगा। ये मैं 3-4 लोगों से बात करके कह रहा हूँ, कल को होता नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे खदशा है कि इस दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी भी वक्त NRO या अंडरस्टैंडिंग जो अब कॉल आपके वो हो सकता है। देखिए ना, अभी हम अगले केसेस पे भी आएंगे। आज तो सलमान शहबाज साहब के जो केसेस हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं, मगर बाद में हम वो बाद में हम करेंगे। उससे बड़ा केस तो आपने डिस्कस ही नहीं किया, मौलाना को भी नैब की इंक्वायरी शुरू कर दी और तलब भी कर दी। मौलाना को किस केस में बुलाया जी उन्होंने? वही मीन्स आपके पास पैसे ज्यादा इनकम कम है, सिंपल वो जो पुराना सब पे तकरीबन लग गया। अच्छा ये दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसपे ये मैं लगा सकता, हमारे पॉलिटिशियन पे अल्लाह ताला का रहमत है, ये किस तरह अरबोपति हो जाते हैं बगैर कमाए, जरा ये को हमें भी को समझाया ये बात। हाय हाय पूरा सच नहीं, क्योंकि ख्वाब थोड़ा सा सीरियस है, अदरवाइज वरना 2 जो और चीज़ें आ रही थी उनके बारे में भी बताता ना तो। भट्टी साहब ये ना करें, फिर काजी साहब ने सोना छोड़ देना, वो कहते हैं कि काजी साहब राइट साइड पे हैं, अच्छा मैं और आप रॉन्ग साइड पे हैं। अच्छा ये बताएं भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि मौलाना जो हैं उनको उनकी जो तलबी हो रही है, कोई वो ज़मीन वाला केस तो था पहले, देखें या वही जो एसेट बियॉन्ड मींस वही है? नहीं मुझे ये बता दें, 2 साल से नैब गिरफ्तारी की तो नहीं, 2 साल से नैब बनी हुई है,
एपीसी के बाद ही क्यों मौलाना को बुलाया? क्या इस वक्त 22 करोड़ अवाम में सिर्फ मौलाना करप्ट है? मौलाना को मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बुलाया या नहीं बनाया, ये दोस्त धांधली, दहशत, धमकियों, सिर्फ जो मुल्क चलाने की रविश ख़त्म होनी चाहिए। इंसाफ का मामला है हाँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में बहुत छिक्के मारे हुए हैं ज़मीनों के। अच्छा, बिलावल और मौलाना की मुलाकात भी हुई आज। देखें काई साहब, उसकी तो एक बड़ी सिंपल रीज़न है जो मुझे समझ आ रही है, वो तो तकरीबन किसी हद तक इस तरह की खबरें भी हैं। वो ये है कि नवाज शरीफ और मौलाना दोनों डेस्परेट हैं। इनका दोनों को ये समझ आई है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, सियासी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता हमें मौत की तरफ लेके जा रही है। तो इससे पहले कि हम खामोशी से मर जाएं, जो उन्होंने अंदाज़ा लाया 2 साल। अब देखिए मार्च में अगर खान साहब को सेनेट भी मिल जाए पीटीआई को, तो वो चाहें तो वो सदारती निज़ाम ले आएँ, वो चाहें तो 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। तो उनको नज़र ये आ रहा है कि मार्च से पहले हम जितना अग्रेशन निकाल लें, जितना तसादम कर लें। और उसकी वही बात है तो 2000 दफ़ा भट्टी साहब भी कह सकें, उनके पास मदरसे के तालिब इल्म है। और नवाज शरीफ और इस वक्त एक पेज पे पता नहीं कोई है कोई नहीं है, नवाज शरीफ और मौलाना एक पेज पे है कि हम अग्रेशन में जाएंगे, लड़ाई पे जाएंगे। और एक थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दें, खबर ये है कि आपके दोस्त अगर सर्दियों में IMF से दोबारा निगोशिएशन होने जा रही है, और उन्होंने इतने यहाँ तक प्रेशर डाला कि सब्सिडी लो गैस की, हमने वहाँ पे टर्मिनल बनाया नहीं, और अगले गर्मी सर्दियों में पाकिस्तान में गैस नहीं है। 44% हमारी काटन जो है वो नहीं पैदा हुई। एक ज़माना था हमारे पास गंदम और चीनी एक्स्ट्रा थी, अब हम बाहर से मंगवा रहे हैं। और जो 2-3 महीने के बाद सिनेरियो बना है ना इकोनॉमी का, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, जो गुर्बत और सर्दी में गैस का ना होना, इसके साथ ये दबाव डाल रहे हैं कि मार्च से पहले कुछ ना कुछ हो जाए। ये दोनों की कहानी है। तो ये मतलब है इसलिए कर रहे हैं ताकि गरीबों को गैस मिल जाए, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं देखें, गुजारिश ये है, मैं किसी का बयान पढ़ा था कि उनका सियासत से ना कभी का रिश्ता था ना है, तो लिहाजा इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं अगर ये डील कर गए, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन फेयर होते हैं, कोई तीसरी ताकत नहीं आती। अल्लाह ना कभी किसी अच्छा, आर्मी चीफ से मुलाकात भी तो हुई ना इनकी, उसको बड़ा लीक भी हुई, पार्लिमानी लीडर मिले। आर्मी चीफ से सुना मुलाकात हुई, 3-4 दिन बाद उसको लीक कराया गया। वहाँ सुना 1-2 बंदों को डांट शांट भी पड़ी, या जो भी हुआ। मैं तो उस इत्तेफाक है उस रास्ते से नहीं गुजरता जहाँ इनकी मुलाकात हुई। काजी साहब, इस मुल्क को एक फ़ैसला करना है अब हुक्मरानों ने और अवाम ने, क्या हमें करप्शन ख़त्म करनी है या नहीं करनी है। तो ये नहीं हो सकता कि एक ताकतवर के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो उससे नज़रअंदाज कर दें आप, कमज़ोर पे लगे तो उसका ख़ानदान मार दें, साइकिल चोरी में आप हाथ करप्शन का मसला है जो आपने बड़ी अजीब बात की है। अवाम ने फैसला करना है, अवाम ने तो फैसला किया, ये आप करप्ट समझते हैं हमें? हम करप्शन वाले लोग हैं, खुदा का वास्ते इस तरह बात तो ना करें। हम ही करप्ट हैं, मां सिवाय कोई ताकतवर जिसको किसी भी सूरत में ताकत है वो करप्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की वो झूठा नहीं हो सकता। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, हम लोग करप्ट नहीं है इससे, क्योंकि मैंने 2014 में कुछ राय रखी थी, वो गलत साबित हो रही है। तो अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है खुश नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब? देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहा था, एक तो नवाज शरीफ साहब ने खुदकश हमला खुद पे किया, दूसरा आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ पे किया। दोनों डील कर रहे थे और करीब तर पहुंच चुके थे। उनका एक ख्याल है ना खेडनगे ना खेडन देंगे। दूसरे मुल्कों की ताकतें नहीं उन्होंने। मौलाना फजलुर रहमान को तकरीर का पता था। दूसरी एक बात बता दूं, मरियम को एक एक लफ्ज़ का पता था मोहतरम नवाज शरीफ साहब क्या तकरीर फरमाएंगे। ये उन्होंने सोच समझ के कश्तियाँ जला के, उनका ख्याल है कि 2 साल जितनी कोशिश की पाँव पकड़ने की तो बात नहीं हुई। अच्छा भट्टी साहब देखें, इनका कोई मिसाल के तौर पे, मैं अभी एक जगह बैठा बात कर रहा था मलिक साहब कि यार आप इस तरह करें कि आप ये कहें कि जी आइन में जो पहली 40 सिक्के हैं इस पे आके अवाम का तो वही मसला है, नुमाइंदे हैं ना सर, वो हमने तो नहीं ना जाना। अच्छा नहीं, वो इस पे बात ही नहीं करते। जो अवाम के रियल इश्यूज हैं उस पे तो बात। मैं एक छोटा सा, मैं ईमानदारी जी मैंने मेरा आपने इलेक्शन छीन लिया, वो उसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये बातें हो रही हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें। मेरी राय में APC आपकी ख़त्म हो गई है, अपोजिशन की जो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई है ना, जो इनका काम था कि APC में बताते कि हम आर्मी चीफ से मिल गए हैं, और ये कोई बुराई नहीं है मिलना। क्रेडिबिलिटी खत्म क्यों? क्रेडिबिलिटी इसलिए खत्म हो गई, काम किया बताया है, मगर मेरी बुरी बात यार, मैं माफी चाहता हूं, आप बड़े सही खबर दे रहे हैं। मगर भट्टी साहब इसमें एक बात है, ये मैं राय दूंगा जिस पे आप दोनों का मुझे पता गुस्सा भी आपको है।
इसमें अचीवमेंट फिर भी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने अपने आप को निकाल दिया बाहर। अब आप देखिए यार वो जो आज हाई कोर्ट ने कहा है जिस तरह मर्जी उसको लेके आए, नवाज की तकरीर मैटर करती है, ये ना कह सकते हैं। नवाज शरीफ ने अचीव किया इस एपीसी से, बाकी सारी अपोजिशन क्या अचीव किया? क्रेडिबिलिटी नहीं दी आपकी। आप सच बताते, आप एपीसी में आए कि बिलावल को क्या था वो बताते वहां पे, यार हम अपनी चीफ से मिल के हैं, वो पाकिस्तान है, मेरा चीफ है, इसमें बुराई क्या है, आप छुपाते क्यों हैं? देखें, खास कर वो बलूचिस्तानिया था जो एक खसास इशू है। भारत आपके सर पे खड़ा है, ऑलरेडी फौज पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। दुरुस्त का आप उधर जाके उन्हें कहते हैं भाई जो मुल्क की मुफाद में आप करें हम साथ हैं, उधर आप जाके और करते हैं कि वो मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, फिर किसी को कहना पड़ता है कि भाईजान हुकूमत अगर धांधली हुई थी तो कराची कैसे हुकूमत है, आपसे भी सवाल सिंध में कैसे हुकूमत है। पार्लियामान के सारे हेड बुलाए असेंबली के, तो सबसे बड़ा पार्लियामान का हेड तो इमरान खान है पीटीआई का, वो तो थे नहीं वहाँ पे। ये क्या हुई बात है? इमरान खान साहब कागजों में पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होती। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इतना आज़ाद होता है, उसकी ख्वाहिश और उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं। अच्छा, ताकत ही बड़ी है। अच्छा यार, मैं पावरफुल है दुनिया का। आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं जी हाँ। आप मुझे बताएं कि क्या मुझे मैं ये तो एक तो मैं हाई कोर्ट के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ जो उन्होंने किए हैं कि जिस तरह मर्जी उनको वापस लेके आए। अगर जनरल बाजवा जो हैं वो जनरल जहांगीर करामत हो जाते तो फिर ठीक थे। मुझे बताएं ना आप जो लड़ाई, मैं थोड़ा सा अर्ज कर लूँ, और अगर कोर्ट्स जो हैं और वो इजाज़त दे देते कि ये लोहे के चने बने रहते तो फिर अपोजिशन फिर ठीक थी, फिर हमें पसंद थी। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं अपोजिशन का बड़ा। एक मिनट, जो उन्होंने भट्टी साहब जो अटैक किया उन्होंने, अगर जहांगीर करामत साहब, तो मैं ये कहूंगा कि उनकी वो तारीख में कभी उनका नाम जो है वो पॉजिटिव कलर्स में नहीं लिखा जाएगा। जो उन्होंने किया, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कहने के बावजूद वो तशरीफ नहीं लाए और उन्होंने तारीख के पाकिस्तान का गंदा तरीन वाकया रूनुमा होने दिया। तो अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि वो जमहूरियत तब बचती है जब उन्हें दोबारा हमले की इजाजत दे दी जाए। क्या चाहते थे? गुजारिश है, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, कौन सी ऐसा इल्जाम लगाया जिसके वो खुद बेनिफिशरी नहीं रहे? कोई एक इल्जाम था, जजों पे हसास अदारों से टकराना, सियासतदानों को धोखा देना, कौन सा काम उन्होंने नहीं किया खुद? 85 से लेके अब तक कौन सा काम नहीं किया? अच्छा, तीनों मैं नहीं सजा दे दिया, नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे दिया। 85 में किसके कंधे पर आए? 84 में रेफरेंडम के अखराजात किसने अदा किए? 2008 में डील करके नहीं आए। आप तो भगोड़े थे, आपको नवाज शरीफ दौर में सजा हुई, मुशर्रफ के पांव पकड़े, आप 5-10 साल के एग्रीमेंट करके गए मदीने और मक्के, रोत झूठ बोलते रहे, हमने कुछ नहीं किया। हाँ नहीं, फिर जब वापस आए तो इफ्तिखार चौधरी ने 9 साल केस पर टाइम बाढ़ हो चुका था, इनको दोबारा दे दी। ओ भाई, ये मुल्क इनके लिए है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इस मुल्क में ठाठे मारता हुआ समंदर लोगों का निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोहे के चने नहीं बनने दिए गए। एक कमेंट मेरा ले लें, एक कमेंट ले लें। भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से जाना, हमने भुट्टो से ज्यादा नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा है। 93 में किसने कहा था डिक्टेशन नहीं लूंगा? नवाज शरीफ ने। इससे ज्यादा नहीं मैं बोल सकता। अगर आप सारी हिस्ट्री निकालें तो नवाज शरीफ थ्रू और तसादम में रहा। मैं इसीलिए 97 में उसको फायदा कैसे जीते इलेक्शन? किसके कंधे पे? भाई जो जिस तरह जीते, ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब मुझे कोई गोद ले ले तो ठीक है, इसाक खान से बड़ा प्रेसिडेंट नहीं आया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा। किसने इस्तीफा दिलवाया इसाक खान? तो फिर नवाज शरीफ ने। नहीं, जहांगीर करामत को किसने इस्तीफे में मजबूर किया? नवाज शरीफ ने। मुशर्रफ से कौन लड़ा? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ भाई मुशर्रफ से कहां लड़ा? मुशर्रफ को सैक कर दिया। मुशर्रफ जो जहाज में था, नीचे आपके माफी मांग के गया, उसकी लड़ते हुए चाह रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं। ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले पॉलिटिशियन, ज़ियाउल हक की गोद नहीं, ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले पॉलिटिशियन जमहूरियत का दरस देंगे? और यार बदतरीन दौर था ज़ियाउल हक का। कादी साहब क्या होता था साफियों के साथ बताएं? मैं माफीनामा साइन करके गए मुशर्रफ से। नवाज शरीफ को फायदा तसादुम ने हमेशा दिया। मेरा ये आर्गुमेंट नेल्सन मंडेला साहब यही रहते ना कि नवाज शरीफ को कम से कम फ्यूचर उनका नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ला भी ना खेलांगे ना खेलन देंगे। बात ये है भट्टी साहब, मैं ब्रेक पे जाना हूँ। हाँ, वो बड़ी जंग थी
कि इस मुल्क के हर जज को अरशद मलिक बना लेते तो फिर उनको फतह हो जाती। यही लड़ी सारी उम्र उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत सी खबरें हैं और ये भी देखेंगे नवाज शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। कहते हैं हर सूरत में पकड़ कर उन्हें लाया जाए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 2-3 खबरें नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला। वो खुद जिम्मेदार है, हुकूमत की जिम्मेदारी है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हाज़िरी को यकीनी बनाया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त पर वफाकी हुकूमत ने पूछना भी और बताना भी गवारा नहीं किया। हमें नवाज शरीफ की हाज़िरी चाहिए, अदालत हुक्म देगी तो नवाज शरीफ की हवालगी की कार्रवाई करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं। एक तो ये स्टोरी है, मगर दूसरी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मलिक साहब और भट्टी साहब, कौन कहता है कि हमारे मुल्क में आम आदमी की हालत बेहतर नहीं हुई? ये ज़रा गौर फरमाएँ, सलमान शहबाज साहब के मुलाजमीन के अकाउंट में 9.5 अरब रुपए निकले हैं। एक चपड़ासी है, उनके अकाउंट में 2.3 अरब रुपए और क्लर्क शबीर के अकाउंट में 1 अरब रुपया। राना वसीम साहब को उनके मुलाजम में 24 करोड़ उनके निकल आए हैं और एक और कुछ छोटा मुलाजम में 64 करोड़, 52 करोड़। खिजर साहब अकाउंटेंट हैं, 1.2 अरब। तौकीर के अकाउंट में 45 करोड़ जमा कराए गए। बड्डी साहब, शबीर कुरैशी क्लर्क के अकाउंट में 1 अरब रुपया है। राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़। भट्टी साहब तो इतनी तो खिदमत जो इन्होंने की है सलमान शहबाज साहब ने, तो आप क्या समझते हैं? इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखिए इल्जाम ये खरबों रुपए पे आप पहुंच गए। 9.5 खरब FIA। डॉक्टर आसिम थे, उन पे मेरा हाल 550 अरब से शुरू हुआ था काम। उसमें कितने पैसे आप आए मुल्क में? एक आना नहीं आया। फिर गरीबों ये भी नहीं आने। फिर गरीबों के जख्मों पे नमक क्यों छिड़कते हैं? जब हमें पता है कि कोई ताकतवर कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता, बिल्कुल पाकिस्तान में कोई अदारे इंटरफेरेंस नहीं करते, शफाफ तरीके से जमहूरियत चल रही है। अगर कुछ लोग अमीर हो गए हैं सलमान शहबाज के, तो हमें खुश होना चाहिए। और लेकिन अल्लाह ना करे कि इस अंदाज में हम भी अमीर बात सुने नहीं, अगर पक्के हो जाते बेहतर नहीं। फिर काजी साहब आप भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त नहीं। ओमनी ग्रुप का मुझे अच्छी तरह याद है, इन कानों में सुना था, वुज़रा बता रहे थे जी पक्के सबूत है। एक अंडे बेचने वाले सचमुच सिंध से ओमनी ग्रुप में उन्होंने बड़ी रहमत फरमाई। हम तो ख्वाब अल्लाह मियाँ से दुआई करते ना, या अल्लाह हमें कुछ पैसे दो, वो तो सचमुच मिल गए। सवाल ये है कि 3-4 साल तो मुझे हो गए इस शो के हिस्से बने, कोई 2000 दफ़ा मैंने ये इन्फॉर्मेशन सुन ली, उसके पास इतने पैसे थे, इससे पैसे। भट्टी साहब वाला सवाल है कि इसका आप क्या समझते हैं कि ये इल्जामात गलत हैं या ये पकड़ने नहीं चाहिए? काजी साहब, अगर आप किसी को सजा नहीं देंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो ये मजाक बन जाएगा। अब ये तो मजाक बन गया। अच्छा काजी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने घर में एक ड्राइवर रखा, वो आपका रोज़ाना पेट्रोल चोरी करे, आपके पर्स में से पैसे निकालें, आप उसको कितनी देर रखेंगे ड्राइवर को? गैर नहीं रखेंगे। तो ये जो हमारे हाकम हैं, अगर ये इल्ज़ामत लगा रहे हैं तो फिर इनको सजाएं दें। ये तो भाग गए हैं ना, सलमान शहबाज साहब तो मुल्क से बाहर हैं। अच्छा सलमान, अच्छा डॉक्टर आसम भी चले गया, जरदारी साहब भी चले गए, हाँ कोई शाहद अकार बासी भी चले गया, शहबाज शरीफ भी चले गए, पाकिस्तान में ना सारे रह गए गरीब फुकरे। तो नैब कहती है इन बेचारों को पकड़ के क्या इनसे 3 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा? पाकिस्तान में इस वक्त लुटेरा कोई नहीं है, ये बात सच है। अशरफ गोंदल को पकड़ा गया, वो बेचारे ने खुद दिया है परमानेंट, कोई तीसरा बंदा था ही नहीं बीच में, कोई एक सिफारिश नहीं गई उसको। रिटायरमेंट के बाद पकड़ लिया क्योंकि उसके पीछे अरबों रुपए के इन्वेस्टर नहीं है, उसके पीछे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके पीछे कोई ताकतवर आदमी नहीं है, वो अंदर हो गया। पाकिस्तान में मैंने अर्ज़ किया है, मौजूदा हालात में कुछ अरसा दराज से आप स्टेट बैंक लूटें, आप रेप करें, लेकिन आपके पीछे साईं तगड़े हों तो आपको कानूनन सज़ा नहीं होगी। अगर आपने एक मोटरसाइकिल का इशारा काटा तो कमज़ोर है, तो हो सकता है 3 दिन के लिए बंद हो जाए। तो भट्टी साहब ये आफत के पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो भी नहीं पकड़ा जा रहा। वो नहीं, वो तो नहल पुलिस की नहलें दास्तानें हैं, वो लंबी है। ये सारे इल्ज़ामात मेरे ख्याल में ठीक होंगे, मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नतीजा ये है कि रिकवरी इन बड़े लोगों से जिनके मैंने नाम लिए, शाहद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, डॉक्टर आसम मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, साद रफीक भी थे, साद रफीक, खरबों के आपने इल्ज़ाम लगाए। और इनके केसों पे ज़रा किसी दिन पता करें कि हुकूमत के पैसे कितने खर्च हुए हैं और रिकवरी कितनी हुई है। मैं इन बंदों के कह रहा हूँ, फिर किसी थन टूट बेचारे इधर उधर से पकड़ ले। और दूसरा कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी बड़ी करप्ट है। हाउसिंग सोसाइटी सबसे ज़्यादा करप्ट कौन सी है? जो जिसके पास 1000 प्लाट हो तो लाख बेच देता, आज तक उसको तो नहीं पकड़ा। उसके लिए तो सुना है कि इजलास बुलाया गया,
इसके इनके केस ख़त्म करें। अच्छा, मैं एक यार बात जिक्र कर दूं, मुझे याद आ गई है, एक और भी पिछले दिनों में स्कैम हुआ है जी जी, कि करोड़ों रुपए की तस्वीरें नेशनल जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स है इसमें से गायब हो गई हैं। 1 करोड़ की है। मुझे प्रोफेसर इजाजुल एहसन साहब बड़े एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं यार, तो आर्ट तो हमने पूछने वाला ही नहीं है। आर्ट तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया, आर्ट तो खत्म कर दिया, उसकी जरूरत क्या है? अब वो कहते हैं जी अब नैब ने उसका नोटिस लिया है, पता नहीं क्या करते हैं और क्या नहीं करते। नोटिस ही लिया है ना, बात वही है। देखें अगर तो उसने आगे किसी को हिस्सा नहीं पहुंचाया या हिस्सा बांटने की पोजीशन में नहीं है, हाँ। तो फिर वो अगर पेंटिंग्स बेच के हिस्सा पहुंचा दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर कुछ फिर उसका बेचारे पे इल्जाम लगाते हैं, हाँ। हमारे ठेका ले लिया, रोजाना टीवी पे बैठ के अरबों रुपए करप्शन हो रही है, जबकि पाकिस्तान में करप्शन होती नहीं। सियासी जमातों को बिल्कुल फ्री अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई अदारा अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलता। अच्छा भट्टी साहब, एक और भी खबर आपकी खिदमत में पेश करें। बिजली हमारा एक अजाब था, ये बिजली गिराई जाती थी, हमें दी नहीं जाती थी। अब इसके बाद सेंसलेसली इन्होंने मुआहदे करने शुरू कर दिए और इस वक्त हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 35,000 मेगावाट पे ले गए हैं। ज़रूरत हमारी 24,000 से ज़्यादा की नहीं है, जो कि फ्लक्चुएट करती है 14,000 से 22-23 होती है, ये 22-23। अच्छा, अब जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते, हमने उसके कितने लायक बच्चे थे ये माशाल्लाह जो हम पे हुकूमत करते रहे, मुआहदे आ गए हैं, देखें हमने मियाँ साहब ने बिजली का ठीक कर दिया है और ये बिजली नहीं सी तद भी सी अजाब सी, जिस अंदाज में बिजली पैदा कर गए हैं वो पैसे दे दे के हम पावे हो गए। काजी साहब, मैंने कहा है अवाम का और चंद ख़ानदान बड़े, उनकी 20-30 हज़ार तादाद होगी ख़ानदानों की, ये पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए है। गरीब के लिए खुदकशी है, बीमारी है, बेरोज़गारी है, बगैर लिबास बगैर इलाज के मरता है, और इस तरह सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। मुझे याद है तो शहबाज साहब ने फरमाया था कि पटा डाल के किसी टूबा, इमरान आजकल बाहों में डाल के फिर नवाज शरीफ साहब ने कासिम जरदारी की ज़बान कटवाने की कोशिश की थी, और जरदारी साहब का तो बिलावल से ताल्लुक अब तो उनकी जो पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही थी उसमें नवाज शरीफ साहब ने आप बीती पूरी सुनाई। देखे ना, ये ऊपर तो एक है ना, मैंने गुजारिश की है ना, जितने जितने खरबों रुपए के मैं ब्रेक आपसे चाहूँगा, मैं चाहूँगा वो बिजली की आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए हमारे साथ डाका को एक डाका डला है 35 मेगावाट, जो 35,000 की हमने पैसे उसके देने हैं, बनाते इस्तेमाल करें। भाई ज़रा सोचें ये गरीब अवाम पाकिस्तान के साथ कितना जुल्म कर रही। ये 2000 अरब रुपए आपकी जेब से डाका पड़ा है, और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस से भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है वो बिजली की ज़ात में आ गया। असल में इशू क्या बना है, 35 जो आपने इतनी ज़्यादा बिजली बनाई है, अल्लाह का शुक्र है, आपने इंडस्ट्री भी तबाह कर दी। दुनिया में हर जगह बिजली की कंजम्पशन बढ़ रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने फैक्ट्री भी बंद कर दी। और सबसे लास्ट पॉइंट, पाकिस्तान में जो क्राइम हुआ है सबसे बड़ा, जो आम आदमी के साथ, आप तो कहते हैं ना क्राइम, ये बिल्कुल जिस तरह वो बल्दिया का हाल जला है ना, फैक्ट्री जली है, $20 बिलियन चाहिए हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप ये समझ लें कि 35 आपने मुझे फोन दे दिए हैं, तो उठा मैं 20 भट्टी साहब, अगर मैं लास्ट आपको एक कमेंट कर दूं, अगर आपकी सारी बिजली इन तारों पे आ जाए तो पाकिस्तान सारा अंधेरा हो जाएगा। ये मैं आपको मैं अर्ज कर दूं, सिस्टम इतना बता देता हूं। 1994 के मुआहदे जनाब जरदारी साहब तकरीबन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45 बिलियन डॉलर में पड़े थे। मेरा ख्याल है 75 बिलियन डॉलर में ये हमें पड़े हैं। और ये भी शामिल है। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी कैबिनेट में भी आपस में भी लड़ाई शुरू हैं। वो क्या लड़ाइयाँ हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो हमने देखा कि कैबिनेट में ठन गई वजीरों के माबैन असद उमर साहब और शीरी मजारी साहबा, उनके दरमियान, और फिर नदीम बाबर साहब जो हैं उन पर भी बरस पड़े असद उमर साहब। तो ये क्या डेस्पिरेशन है मलिक साहब? काई साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप का वन वर्ड है टीम मेकिंग, और टीम में कभी खराबी नहीं होती। अगर टीम खराब है तो वो लीडर का फॉल्ट है, इससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता। जी भट्टी साहब, ये तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं। करप्शन का एक इशू था, नदीम बाबर, असद उमर भी दरअसल वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। असद उमर भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, नूर भी उनके साथ आ सकती है। आज जो चुपकलश हुई है ना, उसकी वजह यह है कि इमरान साहब टीम लीडर को मलक साहब गलत कह रहे हैं।
हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ईरान और सऊदी अरब में सुलह कराने पे ज़्यादा फोकस है, तो इसलिए उनका कबीना पे इतनी तवज्जो नहीं रही, इस वजह से आपस में बदमज़गी हो गई। ट्रेनिंग की है कि बयान किस तरह देते हैं, आज 2 साल बाद समझा यार वो फोकस सऊदी अरब और ईरान के इख्तलाफात ख़त्म कराने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कबीना पे नहीं तवज्जो दे पा रहे, इस वजह से हर दफ़ा कबीना में ठाठिया हो जाता है, कभी फैसल वाडा साहब बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब वो ईरान और सऊदी अरब को एक पेज पे ले आएंगे तो अपनी टीम को भी एक पेज पे बाबर साहब से तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, कि हमारा जो एनर्जी के सेक्टर को मिसाली बना दिया उन्होंने। तो नदीम बाबर की ही फेवर लिया है। जब नदीम बाबर पे करप्शन के एलिगेशन लगे तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था मुझे यकीन है ये क्लियर होकर बाहर आएंगे। नहीं बड़ा आज जो हम पूरी दुनिया को जो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक उनका भी शेरी मज़ारी साहब उनको भी बड़ा गुस्सा है। अच्छा बड़ी साहब, एक और जो बड़ा तकलीफ दे मौजू है, एक तो गुजरांवाला में एक ASI साहब के खिलाफ रेप का मुकदमा हो गया, उसके बाद मैं ये खबर देख रहा हूँ कि जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा ही होता चला जा रहा है, मज़ीद 5 खवातीन, फिर एक डकैती में फिर 4 बच्चे भी निशाना बन गए। ये क्या हमारी कोई जो समाजी ज़िंदगी? देखिए, जब जिस मुल्क में कानून कमज़ोर होगा वहाँ दरिंदे और माफिया पर अरूज होगा। एक सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस मुल्क में कानून बकाऊ होगा, फॉर सेल होगा, इंसाफ की महंगा तरीन होगा, वहाँ अगर ये जो वाक़यात कसूर में हो रहे थे, इधर हो रहे थे, जिनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी थे, बड़े पावरफुल, अगर उनको मलिक साहब सजाएं हो जाती तो शायद को थोड़ा। मैं भट्टी साहब की एक बात पे मैं इनको तंग करना चाह रहा हूँ। ये कहते हैं ना इस मुल्क में ताकतवर ताकतवर ताकतवर। मुझे बताएं, आबद के पास कोई क्लाशनकोफों की फैक्ट्री है, कोई F-16 है, 4 दफ़ा घेरे में है। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। और कितने 1.5 लाख है जी पंजाब पुलिस की जो वर्थ है, जो 2 लाख से 2 लाख और 200 अरब से ज़्यादा बजट है। 4 दफ़ा बंदा, एक बंदा ना पता नहीं कौन सी ताकत है उसके बाद। आप तो कहते हैं ये मुल्क मजबूत लोगों के लिए बना है, वो आबद नहीं आपके हाथ में आ रहा। 4 दफ़ा घेरे में है। मैं गलत बता रहा हूँ? आप बताएं। मैं नहीं जवाब दूंगा। देना वजह क्या है? जवाब दें, जवाब दें, क्योंकि एक मिनट बोलने इस पे वो 5 IG आपने एक मिनट जी मलिक साहब, वो उसके बारे में जो खबरें आई हैं वो ये है कि वो पुलिस को पैसे देके भागता रहा है। ये भी तो आई ना खबरें। 100%। जिससे पहले जो लड़कों के साथ ज्यादती था वो DSP रेगुलर पैसे लेता था। उस वजह से लोग पर्चा कराने जाता था उनको इतना डराता था, उसके माँ बाप भाग जाते थे। असल बात यही भी है, जैसे आपने बल्दिया की किया ना, अगर असल मुल्ज़मान को जो पीछे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जो माफिया को बनाते हैं, जब तक आप उनको सज़ा नहीं देंगे ना, छोटे मोटे फ्रंट मैनों को सज़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बड़े मगरमच्छों को मिसाल बनाना होगा, मीनारे पाकिस्तान में कवे लटकाने होंगे, लेकिन वो क्रॉस दी बोर्ड। अगर आप ये कहें कि ये डाकू मेरे साथ मिल गया तो इसका पैसा हलाल है, मुझे जहाज पे सैर तक यार जरा चलिए। अच्छा नहीं भट्टी साहब, आपके पास इनसाइट होती है। 4-5 आपने IG बदले, 6ठे IG ने 45 अफसर बदल दिए। ये बदल किसी IG को क्राइम ना कंट्रोल करने की वजह से नहीं बदला गया, सिर्फ सियासी इंटरफेरेंस। ये डिप्टी मेरा लगाओ, ये SHO मेरा। ये 45 अफसरों का क्या कसूर है? अब जो आए हैं अब वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है इमरान खान के मेयार पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है कि सियासतदानों को नाराज नहीं क्विकली क्लोजिंग करनी है, मुझे ख़त्म करनी है, नाज़रीन हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मगर सवाल तो फिर वही है, अपोजिशन इकट्ठी होती है तो उसमें भी हमारे इश्यूज़ को टेकअप नहीं किया जाता। यहाँ जो हुकूमत इन प्लेस है वो भी जो है बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ के सजाएँ नहीं दी जाती। तो हमारे मामलात कब हल होंगे और कौन करेगा, यही सवाल, इसी सवाल पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।